नमस्कार। और आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते प्रोवोकेटिव और दमदार कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, कहानी का शीर्षक है वेश्या। और ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये समाज के दोहरे चरित्र पर एक सीधी टिप्पणी है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि हम इसकी परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 100 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। जी, और हम अपनी चर्चा को एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द रखेंगे। हाँ, और वो सवाल है कि इस कहानी का असली नायक या कहें हीरो कौन है? क्या वो आदर्शवादी दोस्त दयाकृष्ण है, या फिर पछतावा की आग में जलने वाला पति सिंगार सिंह, या फिर वो औरत माधुरी जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो चलिए कहानी के शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की बुनियाद रखी जाती है जब दयाकृष्ण, जो कलकत्ते में रहता है, अपने घर लौटता है। हाँ, वो अपने दोस्त सिंगार सिंह के पिता की मृत्यु पर शोक जताने आया है। उसे लगता है कि वो अपने दोस्त को सांत्वना देगा। लेकिन यहाँ उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जी, सिंगार सिंह अब वो सिंगार सिंह नहीं रहा जिसे वो जानता था। वो पूरी तरह से बदल चुका है। एक संपन्न बाप का बेटा जो अब हर तरह की बंदिशों से आजाद महसूस कर रहा है। और प्रेमचंद ना कुछ शुरुआती बदलावों का जिक्र करते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे कि उसका हुलिया। हाँ, देखिए, सिंगार सिंह एक सिख है, लेकिन अब उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। अच्छा। उसकी जगह संवारे हुए घुंघराले बाल हैं, आड़ी मांग निकली हुई है। ये सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये एक तरह से अपनी जड़ों से, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का प्रतीक है। और फिर जब दयाकृष्ण उसके कमरे में जाता है, वो हिस्सा तो कमाल का है। बिल्कुल, वहां का पूरा माहौल ही बदल चुका है। जहाँ पहले फर्श और मसनद हुआ करती थी, अब वहाँ क्या है? गद्देदार सोफे, कुर्सियां, रेशमी पर्दे। तो ये सिर्फ एक कमरे का मेकओवर नहीं है। प्रेमचंद यहाँ 2 वाक्यों में एक पूरी पीढ़ी के टकराव को दिखा देते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मसनद जो है वो पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक है, जड़ों से जुड़ी हुई, जो उसके पिता की थी। और गद्देदार सोफा? वो पश्चिमी भोगविलास और दिखावे की संस्कृति का प्रतीक है, जिसे सिंगार सिंह ने अब अपना लिया है। तो ये इंसान के मूल्यों का पतन है, सिर्फ फर्नीचर का बदलाव नहीं। वाह। और इसी पतन के केंद्र में 2 औरतें हैं, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। एक है सिंगार सिंह की पत्नी लीला और दूसरी है माधुरी, वो वैश्या जिसके पास सिंगार सिंह अपना सारा वक्त और पैसा लुटा रहा है। और यहीं से कहानी का असली कमाल शुरू होता है। जी, समाज इन दोनों औरतों को 2 बिल्कुल अलग-अलग खांचों में देखता है। एक देवी है जो घर की इज्जत है, और दूसरी गिरी हुई औरत जो घर तोड़ती है एकदम। लेकिन प्रेमचंद हमें ये दिखाते हैं कि ये दोनों ही एक ही पुरुष प्रधान व्यवस्था की शिकार हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। लीला घर के अंदर कैद है, उसकी अपनी कोई पहचान, कोई एजेंसी नहीं है। उसका सुख दुख सब कुछ पति पर निर्भर है, और जब पति रास्ते से भटकता है तो वो खुद कुछ नहीं कर पाती। उसे मदद के लिए एक दूसरा मर्द दयाकृष्ण को बुलाना पड़ता है। सही कहा। और दयाकृष्ण कहानी में एक क्लासिक हीरो की तरह एंट्री लेता है। एक दुखी औरत के आंसू देखकर वो कसम खाता है कि वो अपने दोस्त को बचाएगा और इस देवी का घर फिर से बसाएगा। इरादा तो नेक है उसका, इसमें कोई शक नहीं। नेक है, लेकिन उसका तरीका वो कई सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि उसका प्लान है सिंगार सिंह को माधुरी से दूर करने के लिए खुद माधुरी के करीब जाना। हाँ, एक तरह से जहर को जहर से काटना। पर दोनों के माधुरी के पास जाने के मकसद और तरीके में बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का। सिंगार सिंह के लिए माधुरी सिर्फ विलास की एक वस्तु है, एक खिलौना जिससे वो पैसे से खरीद सकता है। बिल्कुल। और वो जो भी देता है बड़े घमंड और दिखावे के साथ। वहीं दयाकृष्ण, वो उसके साथ श्रद्धा और सेवा का बर्ताव करता है। वो उसे तोहफे भी ऐसे देता है जैसे किसी देवी को फूल चढ़ा रहा हो। हाँ, तो पहली नजर में तो लगता है कि दयाकृष्ण कितना अच्छा इंसान है, वो एक वेश्या को भी सम्मान दे रहा है। पर क्या ये सम्मान असली है? और यही प्रेमचंद का व्यंग्य छिपा है। क्या दयाकृष्ण का ये सम्मान सच्चा है या ये भी एक तरह का छलावा है? क्या वो माधुरी को एक इंसान की तरह देख भी रहा है, या अपनी महान योजना को पूरा करने के लिए एक अच्छे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, वो उसे सिंगार सिंह के चंगुल से छुड़ाने नहीं गया है, वो सिंगार सिंह को उसके चंगुल से छुड़ाने गया। हाँ, फर्क बहुत बड़ा है। और यहीं पर चीजें उलझ जाती हैं।
क्योंकि माधुरी को अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द मिलता है जो उससे इज्जत से बात कर रहा है। जाहिर है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं वो सिंगार सिंह की प्रेमिका थी, लेकिन दया कृष्ण की आशिक बन जाती है। और यही दया कृष्ण के प्लान का सबसे खतरनाक नतीजा है। वो एक शतरंज की बिसात बिछाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि सामने वाला मोहरा नहीं, एक जीता जागता इंसान है जिसकी अपनी भावनाएं हैं। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां माधुरी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। आप उस सीन की बात कर रहे हैं जब वो दया कृष्ण से कहती है कि चलो हम तुम किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। जी, वो एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। वो सिर्फ शहर बदलने को नहीं कह रही, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपना पेशा, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हाँ, वो दया कृष्ण के सामने एक सीधा सा प्रस्ताव रखती है और इसी एक पल में दया कृष्ण के हीरो का जो मुखौटा है वो उतर जाता है। क्योंकि वो सच बता देता है। वो कबूल कर लेता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया था, मैं तो सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाने आया था ताकि लीला का घर बस सके। ये सुनकर माधुरी का सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, दिल टूटने से भी ज्यादा उसका अभिमान टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस सम्मान को वो सच्चा समझ रही थी वो भी एक धोखा था, वो भी एक खेल का हिस्सा थी। और तब वो दया कृष्ण को वो चुनौती देती है जो इस कहानी का नैतिक केंद्र है। हाँ, वो कहती है ठीक है, मैं सिंगार सिंह को छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे किसी पेड़ की छांव तो चाहिए। मैं तुमसे पूछती हूँ तो मुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हो? एक जबरदस्त सवाल, एक सीधी चुनौती। और हमारा महान आदर्शवादी नायक चुप हो जाता है। वो सोचने लगता है। हाँ, वो सोचने लगता है समाज क्या कहेगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या मैं एक वेश्या पर भरोसा कर सकता हूँ? और इसी एक पल की चुप्पी में दया कृष्ण का सारा आदर्शवाद ढह जाता है। एकदम। वो जिस औरत को देवी की तरह पूजने का नाटक कर रहा था, उसे शरण देने के वक्त उसे सिर्फ उसका पेशा याद आता है, उसका इंसान होना नहीं। माधुरी की प्रतिक्रिया क्या होती है इस पर? वह देखने लायक है। वो रोती नहीं है, दया की भीख नहीं मांगती, बल्कि गुस्से से फट पड़ती है। वो कहती है तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना असंभव समझते हो। और वो दया कृष्ण पे ये भी आरोप लगाती है कि तुम अपने दोस्त की बीवी पे नजर रखे हुए हो। हाँ, वो कहती है तुम्हारे हाथ होकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो ठुकरा दूं। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। वाह! वो सिर्फ एक दरवाजा बंद नहीं होता, वो दया कृष्ण के मुंह पर एक तमाचा है। उस एक क्षण में माधुरी किसी के बचाए जाने का इंतजार करने की बजाय अपनी गरिमा खुद हासिल कर लेती है। वो उसे उसकी औकात दिखा देती है। दया कृष्ण की पूरी योजना मतलब तहस-नहस हो जाती है। वो एक औरत का घर बसाने चला था और एक दूसरी औरत की जिंदगी में तूफान खड़ा करके लौट आता है। इसके बाद माधुरी गायब हो जाती है। हाँ, लेकिन वो पीछे एक खत छोड़ जाती है सिंगार सिंह के लिए। और वो खत, वो कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, वो तो जैसे प्रेमचंद का अपना घोषणा पत्र लगता है। सही कहा। उस खत में माधुरी सिर्फ सिंगार सिंह को नहीं बल्कि समाज के हर उस मर्द को लताड़ती है जो औरत को बस बाजारू चीज समझता है। वो एक बहुत तीखा सवाल पूछती है। हाँ, वो पूछती है क्या तुम अपनी बहन या बीवी को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? और यही सवाल सिंगार सिंह को अंदर तक झकझोर देता है। जो असर दया कृष्ण के उपदेशों का नहीं हुआ, वो माधुरी के इस एक खत ने कर दिखाया। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो जिसे पैरों से कुचल रहा था वो कितनी कीमती चीज थी। और यहीं से सिंगार सिंह का असली पछतावा शुरू होता है। वो टूट जाता है। और जब वो अपने सबसे निचले स्तर पर होता है तब लीला उसके पास आती है। महीनों की नफरत और दूरी के बाद दोनों के बीच एक सुलह होती है। सिंगार सिंह का घर आखिरकार बच जाता है। तो एक तरह से दया कृष्ण का मिशन पूरा तो हुआ, पर वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। सिंगार सिंह सुधरा, पर दया कृष्ण की वजह से नहीं, माधुरी की वजह से। हाँ, और कहानी यहाँ एक सुखी अंत के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन प्रेमचंद हमें एक आखिरी दिल दहला देने वाला झटका देते हैं। जब सिंगार सिंह और लीला एक हो रहे होते हैं तभी दरवाजा खुलता है और बदहवास हालत में दया कृष्ण अंदर आता है। और वो चिल्ला कर कहता है, तुमने सुना, माधुरी इस संसार में नहीं रही। और ये कहकर वो सिर पीट पीट कर ऐसे रोने लगता है मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। इस अंत का क्या मतलब निकालें? दया कृष्ण का ये दुख, ये आंसू, ये किस लिए हैं? क्या उसे वाकई माधुरी से प्यार हो गया था, या फिर ये उसका अपराध बोध है कि मेरे हीरो बनने के चक्कर में एक औरत की जान चली गई? मुझे लगता है प्रेमचंद ने इसे जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ा है। बिल्कुल, ये दुख दोनों हैं। ये प्यार भी है और अपराध बोध भी। ये अपनी ही नजर में हीरो से जीरो बन जाने का दुख है। उसने एक इंसान को बचाने की कोशिश में दूसरे को मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस आएं कि इस कहानी का नायक कौन है, तो क्या जवाब मिलता है?
जवाब यही है कि इस कहानी में कोई पारंपरिक नायक है ही नहीं। दया कृष्ण का आदर्शवाद खोखला साबित होता है। सिंगार सिंह को मोक्ष तो मिलता है, पर एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। तो क्या हम कह सकते हैं कि असली नायक या नायिका माधुरी है? एक तरह से हाँ। वो अकेली ऐसी पात्र है जो व्यवस्था को चुनौती देती है, जो मर्दों के बनाए नियमों से खेलने से इनकार कर देती है। वो दया कृष्ण के झूठे सम्मान और सिंगार सिंह के झूठे प्रेम दोनों को ठुकरा देती है। उसका अंत भले ही दुखद हो, लेकिन वो हारती नहीं है। वो अपनी शर्तों पर जीती है और अपनी शर्तों पर मरती है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। प्रेमचंद हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, बस समाज की एक कड़वी हकीकत से रूबरू करा जाते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि आज 100 साल बाद क्या समाज का औरतों को देवी और वैश्या के खांचों में बांटकर देखने का नजरिया वाकई बदला है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी वेश्या। उम्मीद है आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी और हमारी ये पड़ताल अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली कहानी तक के लिए विदा। धन्यवाद।